महोदय, बीपीआरएनडी द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1960 में आरंभ किया गया था। व आज हम इस सम्मेलन के 50वें संकलन में आपको अपने मध्य पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महानिदेशक बीपीआरएनडी श्री राजीव कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। महानिदेशक बीपीआरएनडी से पुनः अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी को बीपीआरएनडी की ओर से स्नेह स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। महानिदेशक बीपीआरएनडी से आग्रह है कि वे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं महानिदेशक बीपीआरएनडी श्री राजीव कुमार शर्मा जी से अपना स्वागत भाषण देने हेतु अनुरोध करती हूं। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन, पुलिस महानिदेशक गुजरात श्री विकास साहे, कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय डॉक्टर विमल पटेल, एनएफएसयू के वीसी प्रोफेसर व्यास, डीजी एनडीआरएफ और सभागार में उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, सभी प्रतिभागीगण, ब्यूरो में मेरे सहयोगी व मीडिया के उपस्थित साथीगण, बीपीआरएनडी द्वारा आयोजित इस 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन जो कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हो रहा है, उसके उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस पुलिस विज्ञान सम्मेलन में पधारने का समय दिया, जो आपकी देश की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के प्रति विशेष अभिरुचि का परिचायक है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान दिए उद्बोधन में निर्देशित किया था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कुछ चुनिंदा लोगों तक बातचीत सीमित करने के बजाय विविध पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचना चाहिए। यह पुलिस विज्ञान सम्मेलन सभी हितधारकों को पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के लिए चयनित विषयों पर विचार विमर्श करने तथा उत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। महोदय, आपके नेतृत्व में कई वर्षों के अथक परिश्रम और गहन मंथन के उपरांत पुराने औपनिवेशिक कानूनों को नए कानूनों में बदलने के ऐतिहासिक निर्णय के क्रम में दिसंबर 2023 में जारी हुई अधिसूचना के तत्काल पश्चात ब्यूरो द्वारा आपके निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न स्तंभों की आवश्यकताओं के अनुरूप 300 से अधिक ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्सेज किए गए, जिसमें ट्रेनर्स को 52,000 से अधिक सीधे प्रशिक्षित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, जेल अधिकारी, अभियोजक, न्यायिक अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे। अब तक देश भर में 10 लाख से अधिक कर्मियों को राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। महोदय, ब्यूरो राज्य पुलिस बलों को नोटिफिकेशंस जारी करने, एसओपी व प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में लगातार सहायता प्रदान कर रहा है और एक प्रोग्राम मॉनिटरिंग एजेंसी के माध्यम से माइक्रो विषयों पर ई मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं तथा ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार किया जा रहा है, जो सभी राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, गत वर्षों की कॉन्फ्रेंसेज में आपने विभिन्न निर्देश प्रदान किए हैं, जिनका विस्तार से हमने ब्यौरा गृह सचिव महोदय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा सर, आपने पिछली बार कहा था कि एनएफएसयू और आरआरयू के साथ सभी राज्य सहयोग करें। महोदय, इस क्रम में बीपीआरएनडी के अतिरिक्त 20 पुलिस संगठन इन दो संस्थानों से समन्वय स्थापित कर चुके हैं। महोदय, आपने निर्देशित किया था कि सभी तटीय राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण
सुविधाओं का उपयोग किया जाए। 9 में से 7 राज्य इस बिंदु पर कार्यान्वयन कर चुके हैं तथा अन्य इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। BPRND भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन कोस्टल सिक्योरिटी पर परियोजना तैयार कर रहा है, जो कि शीघ्र सभी के साथ साझा की जाएगी। महोदय, आपने निर्देशित किया था कि पुलिस चुनौतियों का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से हैकाथॉन आयोजित किए जाने चाहिए। तो BPRND ने इस संबंध में 2 हैकाथॉन किए हैं सर, जिनका उत्पादीकरण चरम प्रक्रिया में है और I4C इसके अतिरिक्त लगातार इस संबंध में कार्यरत है। महोदय, इसके अतिरिक्त अभियोजन निदेशालयों को मजबूत करने की दिशा में आपके निर्देश पर एक SOP और गाइडलाइन हमने तैयार की है, जो सभी राज्यों से हम शीघ्र साझा करेंगे। महोदय, इस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श हेतु 8 महत्वपूर्ण विषयों को चुना गया है। आपने गत कॉन्फ्रेंस में आदेश दिया था कि पुलिस के लिए विज्ञान व पुलिस के विज्ञान के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जो इस कॉन्फ्रेंस में 8 विषय जो लिए गए हैं सर, उनमें से 2 सीधे पुलिस के लिए विज्ञान और 2 सत्र पुलिस के विज्ञान पर आधारित हैं। महोदय, आपने यह भी निर्देशित किया था कि यह सम्मेलन फॉर्मेलिटी नहीं रहे बल्कि परिवर्तन की परिचायक बननी चाहिए। इस आपके मार्गदर्शन के अनुरूप इस सम्मेलन की संरचना में कुछ बदलाव हमने इस वर्ष किया है और गत वर्षों की अपेक्षा केवल पेपर पढ़ने के अलावा इस बार हमने विशेषज्ञों और जो इस संबंध में प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी जो कार्यरत हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया है सर, ताकि जो कि इस संबंध में गहनता से मंथन होकर और आगे के लिए हम कुछ रणनीति तैयार करें जो थाना स्तर तक भविष्य में पहुंचाई जा सके। आपने जैसा निर्देशित किया है, आगामी वर्ष में इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए गृह सचिव महोदय से विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन और किए जाएंगे। महोदय, आज आपके कर कमलों द्वारा 4 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन होना भी सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी और उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और गुजरात के पुलिस महानिदेशक श्री विकास साय का भी सम्मेलन में स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विमल पटेल को इस सम्मेलन के आयोजन में सक्रिय सहयोग के लिए साधुवाद देता हूं। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन में आजादी के कर्तव्य काल में पुलिस क्षमता निर्माण, आधुनिकीकरण एवं अनुसंधान में BPRND अपने को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। यह ब्यूरो एक लघु संस्था होते हुए भी माननीय गृह मंत्री जी के इस संस्था पर विश्वास व निरंतर मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए समर्पित रूप से कार्यरत है। एवं मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज आपके हमारे मध्य उपस्थिति एवं आशीर्वाद से आगामी समय में BPRND की समस्त टीम और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं आज के इस स्वर्ण जयंती सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी को संबोधन देने हेतु अनुरोध करती हूं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के आज के अवसर पर हमारे सबके बीच उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी,
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक श्री राजकुमार शर्मा, आरआरयू के कुलपति श्री बिमल भाई पटेल, अपर महानिदेशक श्री रवि जोसेफ लोकोक, पुलिस महानिदेशक गुजरात श्री विकास सहाय, देश भर से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में देश भर से आए हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों का गुजरात की धरती पर स्वागत है। वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम आजादी के अमृत काल में विकास के नए आयामों को हासिल कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 तक इस अमृत काल में भारत को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की पहली शर्त है कि देश की सीमाओं सुरक्षित हो और देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत रहे। हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण है कि इस दायित्व को हमारे कर्मठ गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह संपूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में श्री अमित भाई के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कानून व्यवस्था और पुलिस बल में कई बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ साइंटिफिक पुलिसिंग पर भी जोर दिया गया है। परिणाम स्वरूप क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन की पद्धति में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित भाई के विजन के कारण क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समग्र देश में असरकारक तरीके से लागू किए गए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और जेल सभी को एक ही डेटा के जरिए एक साथ एक्सेस करने की सुविधा से क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में गति आई है। आज देश के 16,500 से अधिक पुलिस स्टेशन CCTNS से और 23,000 से अधिक अदालतें ई कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा ई प्रिजन द्वारा उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक के जरिए 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा सरकार के पास उपलब्ध है। इस प्रकार के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कार्यरत हमारा लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट वन डेटा वन एंट्री को संभव बना रहा है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और अमित भाई शाह के नेतृत्व में देश नया पुलिस बल तैयार कर रहा है जो लॉ सेवी भी हो और टैक्स सेवी भी हो। हमारा देश जब स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा हो तब आज का यह लॉ सेवी और टैक्स सेवी पुलिस फोर्स मॉडल पुलिस फोर्स बनकर उभरेगा, ये मेरा विश्वास है। पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन के मॉडर्नाइजेशन के साथ कानून व्यवस्था में मॉडर्नाइजेशन की भी देश में आवश्यकता थी। देश की आजादी के दशकों बाद अब समय अनुकूल न्याय संगत भारतीय दंड संहिता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा तथा गृह मंत्री श्री अमित भाई के मार्गदर्शन में मिली है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से भारत की न्याय प्रणाली को विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में काम हो रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस तथा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मेथोडोलॉजी भी आमूल परिवर्तन आया है। गुजरात का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई तथा गृह मंत्री श्री अमित भाई के विजनरी नेतृत्व का लाभ हम 2 दशक से लगातार मिलता रहा है। उनके मार्गदर्शन में गुजरात पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशिक्षण संकलित कर पुलिस सेवा के ट्रेनिंग में मॉडर्नाइजेशन में गुजरात देश भर में अग्रणी रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है
कि गुजरात में दर्ज किए गए साइबर क्राइम में 95% मामलों का हल करने में साइबर सेल को सफलता मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी देश में बढ़ती हुई डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। अहमदाबाद की साइबर क्राइम यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में देश भर में पहली बार विदेशी अपराधियों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। हमारे लिए एक और गौरव की बात यह भी है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात पुलिस को 1930 साइबर हेल्पलाइन सर्विस के लिए श्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि विकसित भारत में देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अनुभव करे और न्याय सरल बने। इस दिशा में सामूहिक विचार मंथन के लिए ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय। बीपीआरएनडी एवं आरआरयू द्वारा पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाशन किए गए हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इन प्रकाशनों का विमोचन करने हेतु अनुरोध करती हूं। प्रथम प्रकाशन बीपीआरएनडी द्वारा प्रकाशित एआईपीएससी कंपेंडियम, जो कि 50वीं अखिल भारतीय विज्ञान सम्मेलन के उपलक्ष्य में आमंत्रित पत्रों का संग्रह है। द्वितीय प्रकाशन बीपीआरएनडी द्वारा प्रकाशित नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में पुलिस विज्ञान जर्नल का विशेष संस्करण है। तृतीय प्रकाशन आरआरयू द्वारा प्रकाशित भारतीय न्याय संहिता पर काव्य खंड है। चतुर्थ प्रकाशन आरआरयू द्वारा प्रकाशित माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप मिशन कर्मयोगी के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर आधारित पुस्तक कर्मयोगी है। माननीय महोदय, अखिल भारतीय सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीपीआरएनडी एवं आरआरयू द्वारा इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है, जिसके अनावरण हेतु मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करती हूं। ये डाक कवर पोस्ट मास्टर जनरल गुजरात सर्कल, इंडिया पोस्ट द्वारा तैयार किया गया है। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं एवं उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से सम्मेलन में आए प्रतिभागियों व अधिकारियों को अपना आशीर्वचन देने का अनुरोध करती हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, जिनके निमंत्रण पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, बीपीआरएनडी के डीजी श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री विकास सहाय गुजरात के पुलिस प्रमुख डॉक्टर बिमल भाई,
जो हमारे एक प्रकार से होस्ट भी है और ये कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, श्री रवि जोसेफ लोकू जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी, और आज 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, मैं चौथी बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं। जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सब ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता था। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए, इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या? इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है, क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका, वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो, तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास, दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन, चिंतन
पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है। चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है, परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो। हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते हैं। हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है, विवाद भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी भी। जब कोरोना का संकट आया, दुनिया के विकसित देश अपनी तो चिंता कर ही रहे थे, साथ में भारत की विशेष चिंता करते, क्योंकि हम सब जानते थे, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। वो सोचते थे कि क्या होगा भारत का 140 करोड़ की आबादी और कोरोना को कैसे टैकल करेंगे। पर हमारी परंपराओं में, हमारी पद्धतियों में एक ताकत पड़ी है।
जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कोरोना का सामना सबसे अच्छा भारत ने किया है, कम से कम नुकसान के साथ। जब हमारी ये स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आती है तब चैलेंजेस बढ़ते हैं। वो चैलेंजेस को ध्यान में रखकर हमने हमारी तैयारियों को पुख्ता करना पड़ेगा। यहां पर आपने 8 सत्र के अंदर नए आपराधिक कानून, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट सिटी में पुलिसिंग, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और जेलों में कट्टरवाद से निपटने के उपाय, इस पर चर्चा होगी। मेरा आग्रह है कि सभी प्रतिभागियों से इसके अलावे किसी भी एक विषय पर उनके सुझाव मांगने चाहिए और इसको संकलित कर इसमें से आगे बढ़ने की हमने चेष्टा करनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं तब भारत की आंतरिक सुरक्षा और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर हम आमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं। और जब परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन परिश्रम की भी मांग करता है, सामंजस्य की भी मांग करता है और समावेशी होने की भी मांग करता है। परिवर्तन वरना सफल नहीं होते। और अब आने वाला 10 साल का जो दौर है, ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुनिया में सबसे आधुनिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा तेज बनाने का समय है। मैं पैदा हुआ तब से एक प्रकार से एक ताना सुन रहा हूं कि कोर्ट में जाने से बहुत देरी से न्याय मिलता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो एफआईआर होगी, इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इसको बोल रहा हूं। और इसके लिए हमने हमारी समस्त कार्यवाही को लक्ष्य उन्मुख से, लक्ष्य जो तय किया है इसकी सिद्धि तक नहीं, इसके परिणाम, रिजल्ट्स और इसके परिमाण, रिजल्ट्स के सभी डायमेंशन में सफलता तक ले जाना पड़ेगा। कभी आंकड़ों से सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य तो सिद्ध होते हैं, मगर इसके साथ, लक्ष्य के साथ जुड़े हुए सारे परिणाम, लक्ष्य से जिस जिस क्षेत्र में फायदा होना है वो हुआ क्या, और वो फायदा सारे डायमेंशन में हुआ क्या, उस दिशा में हमें ले जाना पड़ेगा। तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। हमने एक मजबूत नींव रखी है। आर्थिक रिफॉर्म, जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, सोशल रिफॉर्म्स 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सूची से बाहर निकाला है। युवाओं के लिए नई शिक्षा निधि, स्टार्टअप, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और R&D के ये 4 स्तर में विभाग कर हमने काम आगे बढ़ाया है। मातृशक्ति को हर क्षेत्र में 33% रिजर्वेशन देकर
उनको एक प्लेटफॉर्म और सहभागिता का मौका दिया है। और सालों से 3 क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब माने जाते थे, कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र में हमने सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार किया है। विगत 10 साल के आंकड़े और इसके आगे के 10 साल को आंकड़ों का तुलनात्मक अभ्यास करें तो लगभग 70% हिंसा हम कम करने में सफल हुए और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 70% हिंसा कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर हम कम करने में सफल रहे और इसके लिए ढेर सारे लोगों ने मनोयोग के साथ सरकार के उद्देश्यों को सफल करने में काम किया है। नारकोटिक्स के क्षेत्र में मैं एक ही आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। पहले 10 साल में 5,45,000 किलोग्राम नहीं, अभी 10 साल में 5,45,000 किलोग्राम जिसका बाजार मूल्य 35,000 करोड़ का है, उसको जब्त करने में हमें सफलता मिली और ये आंकड़ा अगले 10 साल से 6 गुना ज्यादा है। इसका मतलब नहीं है 10 साल में ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ा है, इसका मतलब है ये 10 साल में जब्ती की प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने बदली है और उसमें हमें सफलता मिली। ये 3 आपराधिक कानूनों की बात करने से पहले, ये 3 आपराधिक कानून लाने के पहले 4 साल में इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय में बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी और काफी कुछ काम पहले भी प्लान हुआ पड़ा था। जो प्लान हुआ पड़ा था उसमें हम तेजी लाए, जो मिसिंग लिंक्स थे उसको जोड़ने का प्रयास किया और कुछ नए इनिशिएटिव के कारण ये 3 आपराधिक कानून लॉजिकल एंड तक पहुंच पाए और सभी परिणाम और परिमाण दोनों की दृष्टि से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को फायदा कराए। सबसे पहले हमने कंप्यूटराइजेशन को पूरा किया। लगभग CCTNS में 100% 70,000 पुलिस स्टेशन जोड़ दिए गए हैं। ई-कोर्ट के माध्यम से 22,000 अदालतों को हमने जोड़ लिया है। ई प्रिजन में 2 करोड़ कैदियों का डेटा है। ई प्रोसिक्यूशन में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक प्रोसिक्यूशन का डेटा पड़ा है। ई फॉरेंसिक में 23 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक्स रिजल्ट्स का डेटा पड़ा है। नफीस के अंदर 1 करोड़ 6 लाख फिंगरप्रिंट का डेटा पड़ा है। आई मॉट में लगभग 22,000 आतंकवादी मामलों का प्रोसिक्यूशन समाप्त होने तक का इन्वेस्टिगेशन का इसका डेटा पड़ा है। निदान में 7.6 लाख नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध पड़ा है। 1.22 लाख ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर का डेटा हमने इकट्ठा कर दिया है और क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर में 16 लाख अलर्ट अब तक जनरेट हो चुके हैं। अब जो कुछ भी होता है वो इसके अंदर जुड़ता जाता है। जब 3 नए आपराधिक कानून हम लेकर आए हैं, उसके पहले हमने एक प्रकार से कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, जेल और FSL सबको जोड़ने की व्यवस्था बना ली है।
तो एक प्रकार से अपराध से लेकर सजा कराने तक और सजा कर कर जेल में जाए वहां तक की पूरी चीजों को जोड़ने की प्रक्रिया हमने समाप्त कर दी। और फिर ये 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 150 साल पुराने कानून अपनी सरकार बचाने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। उसके उद्देश्य में नागरिक केंद्र में नहीं था। नए आपराधिक जो कानून बने हैं, ये तीनों कानून के केंद्र में हमारे नागरिक की सुरक्षा और हमारे संविधान ने नागरिकों को दिया हुआ जो अधिकार है वो प्राप्त कर पाए, इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी। ये जो तीनों कानून है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी की सभी अब तक की सभी व्यवस्थाओं को समाहित कर दिया है और टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाते वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले अनेक सालों तक टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए मगर इसमें परिवर्तन नहीं करना। जैसे दस्तावेज की व्याख्या को हमने ई दस्तावेज कर दिया। अब मोड कितने भी बदलते रहेंगे मगर डेफिनेशन में ई दस्तावेज वो अपने आप अपने जगह ठीक रहेगा। इस तरह से 27 जगहों पर हमने जो व्याख्या करी है वो व्याख्या में टेक्नोलॉजी के चेंज से कानून को बदलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में इसको समाहित कर लेगा। टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी परंतु कानून अपना काम कर लेगा। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत स्पीड से न्याय मिलने की व्यवस्था होगी। हमने कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस तीनों को लगभग 60 प्रोविजन के अंदर बाध्य बनाया है कि समय मर्यादा में अपना काम पूरा करे। 60 प्रोविजन। और जेलों को भी हमने बाध्य बनाया है कि एक निश्चित अवधि के बाद अगर ट्रायल नहीं चल रही है तो कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है इसके छोड़कर जेल अधिकारी ने ही इसकी बेल के लिए पुरसिस रखनी है कोर्ट के अंदर। और हमारा प्रयास है कि संविधान दिन के पहले ये देश की जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी 1/3 सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है, ऐसा एक भी कैदी नहीं। पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और पुलिस को ताकत देने के लिए भी ढेर सारे काम किए। अब ये सारे खाका एक प्रकार से बनकर पड़ा है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? और उसका विश्लेषण कर कर अपराधों की संख्या को रोकने के लिए, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम हमारी व्यवस्था में, प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस तरह के इश्यू को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे।
सैकड़ों हैकाथॉन होने चाहिए समस्याओं के निवारण के लिए। एआई के जानकार एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर साइलोज में पड़े हुए डेटा की उपयोगिता को हमने परिणाम लक्षी बनाना पड़ेगा, और इससे जो एनालिसिस आता है उसका प्रैक्टिकल विश्लेषण कर हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये नहीं करते हैं तो इस सारी एक्सरसाइज का इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। फायदा तो जरूर होगा, परंतु इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। और ये विषय को पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपके 8 सत्र आप समाप्त कर दीजिए, बाद में मेरा बीपीआरएनडी डीजी साहब से आग्रह है कि उसके बाद जो लोग इस विषय पर अपनी इच्छा से रुकना चाहे, ये लोग 3 घंटा रुककर इस पर विमर्श करें, और फिर बीपीआरएनडी सबके साथ ऑनलाइन चर्चा कर इसका रोड मैप बनाए। इसमें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और एफएसएल यूनिवर्सिटी को भी जोड़ना चाहिए। आईटी और मैनेजमेंट, इसके लिए अच्छा काम करने वाली यूनिवर्सिटियों को भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए। और इंप्लीमेंटेशन के विषय में जिन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है, जिनको इंप्लीमेंटेशन के गुर मालूम है, ऐसे तज्ञों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। तब जाकर ये परिणाम लक्षी बन सकता है। और मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस भी तभी परिणाम लक्षी मानी जाएगी। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए। 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ, मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकली लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्षेत्र को भी हमने आरएनडी में जो विश्वास करते हैं, ऐसे सभी क्षमतावान लोगों के साथ मिलकर बीपीआरएनडी और पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, एक प्रकार से कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, सीएपीएफ और स्टेट्स की रिजर्व पुलिस मिलाकर मैंने एक बड़ा अंदाज लगाया था। ये 10 करोड़ का परिवार है, 10 करोड़ लोगों का, जो देश के आपराधिक न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 10 करोड़ लोग हैं। अब 10 करोड़ लोगों को आगे कैसे बढ़ना, इसका चिंता ये 250 लोगों ने करनी है। मैं आप पर बोझ नहीं डाल रहा, आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता हूं, और ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। मगर इसको बोझ मत समझिए। चिंतन कणिका जो होती है, इसने हमारे
भूतकाल में एक ही चिंतन कणिका के बिंदु ने इस दुनिया को उपनिषद दिए। हर उपनिषद का मूल उद्भव एक चिंतन कणिका से हुआ है, और जिन उपनिषदों को आज पूरी दुनिया मानव विकास, पृथ्वी का संरक्षण और समावेशी स्वभाव, इसके लिए मूल चिंतन मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। इसके हर उपनिषद की उद्भव एक ही चिंतन कणिका है। तो चिंतन का एक कण, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 250 लोगों ने कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चर्चा और समावेशी कार्य पद्धति से 250 लोग पूरा देश बदल सकते हैं। और मेरा आग्रह है कि हमारी पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आने वाले 10 साल का एक रोड मैप बने। हम क्या क्या परिवर्तन, क्योंकि कोई भी परिवर्तन थोपा नहीं जाता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। इसका ईयरली रिव्यू, 5 ईयरली रिव्यू, फिर 5 साल के बाद फिर से इसका प्लानिंग, और 10 साल में हम गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इस तरह का एक रोड मैप बीपीआरएनडी ने बनाना चाहिए, तो ही बीपीआरएनडी और एक पुलिस विज्ञान सम्मेलन अपने आप में सफल माना जाएगा। और मैं आज जो आप लोगों के सामने मेरे विचार रख रहा हूं, वो 3 सम्मेलन में जाकर 4थे सम्मेलन में करता हूं। मैं गंभीरता से इसका अध्ययन करने के बाद आपके सामने रखता हूं। लगभग 100 से 150 लोगों से मैंने चर्चा भी की है ये 5 सालों में, और धैर्यपूर्वक मेरे घर में जो डेटा संग्रहित करने वाला कंप्यूटर है, इसमें काफी सारे इकट्ठा कर मैंने स्वयं इसमें से कुछ बिंदु निकालकर आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक नए क्लेवर के साथ, नए उद्देश्यों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ पुलिस विज्ञान सम्मेलन अगला हो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा, परंतु आप लोग रोड मैप के साथ आइए, ऐसा मेरा आपसे विनंती है, आग्रह है। और आप सभी ने अब तक 50 साल में जो काम किया है, 50 सम्मेलनों में, वो एक प्रकार से देश की काफी सारी समस्याओं का निवारण करने वाला रहा है। इसलिए पूरी ये प्रक्रिया को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर हमारी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद महोदय। महोदय, इस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन बीपीआरएनडी द्वारा आरआरयू के समन्वय से किया जा रहा है और आरआरयू के परिसर में ही किया जा रहा है। मैं कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर बिमल पटेल जी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करने का अनुरोध करती हूँ। मैं कुलपति महोदय से विशिष्ट अतिथि महोदय जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद महोदय। मैं कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर बिमल पटेल जी से धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने का अनुरोध करती हूं।